कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु के इंचार्ज गिरीश चोदांकर जी हमारे साथ हैं। अब आज जो है चुनाव जो 5 राज्यों में होने थे, आज अंतिम दिन है और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीदें हैं? हालांकि चुनाव तो खत्म हो गया है, एक मोटा मोटी असेसमेंट तो आ जाता है राजनीतिज्ञों के पास, नेताओं के पास। आप तो इंचार्ज हैं, तो क्या फीडबैक आपको ग्रास रूट से मिल रहा है? क्या डीएमके कांग्रेस का जो अलाय पार्टनर है वहाँ पर आप लोग एक बार फिर सरकार अपनी बनाएंगे वहाँ पर? तमिलनाडु में जो सरकार ने जो योजना बनाई थी सोशल वेलफेयर की, और उससे जो पैसा आम आदमी के पास ट्रांसफ़र हुआ था, उसका जो कंजम्पशन पावर बढ़ाया गया था। स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कीम, महिला के लिए अलग स्कीम, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्कीम, ये स्कीम्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे। और जो हमारी गारंटीज़ हमने अनाउंस किया था कि हम ये जो मंथली 1000 का था वो 2000 करेंगे, और जो सीनियर सिटीज़न का था वो 2500 करेंगे, और हमने काफ़ी अच्छे गारंटीज़ अनाउंस किए थे। उससे काफ़ी एनर्जी बढ़ी है, और उम्मीद है कि हमारा जो सरकार है रिपीट हो जाएगा, एक नया इतिहास तमिलनाडु में बन जाएगा। लेकिन इस बार चौधरी साहब, सब लोग कह रहे थे कि टीवी के कैसे परफॉर्म करता है, अगर वो 10% के ऊपर जाते हैं या 10% के नीचे रहते हैं, उससे जो है तमिलनाडु की आगे की राजनीति की दिशा तय होगी। तो आपको क्या लग रहा है, टीवी के क्या एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर कर आएगी इस चुनाव में? क्योंकि इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि सिर्फ पॉपुलैरिटी है जो शायद वोट्स में कन्वर्ट ना हो। क्या आपका असेसमेंट है? शुरुआत से तो मैं तो इस चीज़ के काफ़ी कॉशन था, और हमारी जो अलायंस पार्टीज तो उनको भी मैंने थोड़ा अलर्ट किया था कि हम टीवीके को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कि उनको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। तो वो हमारी स्ट्रेटजी का एक पार्ट भी रहा कि कैसे हम टीवीके का प्रेजेंस और टीवीके का जो भी अट्रैक्शन है उसको हम डाइल्यूट करके हमारा स्ट्रेटजी हम थोड़ा बदले। तो इसके बावजूद हमने हमारी स्ट्रेटजीज़ काफ़ी बदली, और हमारा जो कैंपेन रहा काफ़ी एग्रेसिव रहा। थैंक्स टू बीजेपी ऑल्सो। बीजेपी ने जो डिलिमिटेशन का नौटंकी दिल्ली में पार्लियामेंट बुला के किया, तो डिलिमिटेशन का डायरेक्ट इफेक्ट तो तमिलनाडु में भी होता है, और इसका हमने पूरेपूर फ़ायदा जो हमारे कैंपेन में लिया, ताकि डिलिमिटेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान तमिलनाडु को हो रहा था, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा हमें हुआ। जो वोट्स काफ़ी टीवीके को शायद जा सकती थी, एआईडीएम को भी जा सकती थी, वो काफ़ी वोट्स बाद में ट्रांसफ़र हमारी तरफ हो गए, उसका भी फ़ायदा हमें काफ़ी हो जाएगा। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं आपके कन्वेंशनल पार्टनर हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके साथ अलाय करती है, डीएमके उसमें से एक है। लेकिन इस बार जो है चुनाव से पहले जिस तरह की माथापच्ची, जिस तरह की बिटरनेस डीएमके और कांग्रेस के बीच में देखी, सीटों के बंटवारे को लेकर पावर शेयरिंग की बात आप लोग कर रहे थे, जो डीएमके ने अग्री नहीं किया और महज 28 सीटें आपको दी, सीटें भी आप ज़्यादा मांग रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उतना जो ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स हो जाता था पहले, इस बार वो जो सिनर्जी थी आप दोनों की, वो ग्राउंड पे उतनी सशक्त नहीं थी। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने तो टफ बार्गेन किया, और मैं तो खुद ही शामिल था। हमारे डेफिनेटली नेगोशिएशन में बहुत डिफ़िकल्टियाँ आई थी, लेकिन एक बार हमने सीट तय करके जो बाद में कैंपेन में उतरे, तब हमारा दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हमारे काफ़ी लीडर्स भी आके कैंपेन किया, साथ में कैंपेन किया, उन्होंने अपना कैडर हमें सपोर्ट किया, हमारे कैडर को उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ चीज़ थी, लेकिन वो परसेप्शन थोड़ा मीडिया ने बनाया, खास करके टीवीके ने और एआईडीएम के और बीजेपी ने इस इशू के अननेसेसरली ज़्यादा उजाला डाल के मीडिया के दिमाग में डालने की कोशिश किया। लेकिन हमारे दोनों पार्टी का कैडर एक होके काम किया है, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष ने कोई रैली स्टेज शेयर नहीं किया स्टालिन के साथ। पिछली बार मार्च के महीने में गए थे वो, 21 मार्च को एक साझा रैली हुई थी डीएमके और कांग्रेस की, पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में भी साथ नजर आए। तो ऐसा क्यों रहा कि दोनों स्टेज शेयर करते हुए नहीं दिखे? उससे भी एक मैसेजिंग, जो आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, मैसेजिंग उससे भी हुई कि सब कुछ ठीक नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं है, दोनों ने कोशिश किया कि एक कोई मीटिंग हो सके, लेकिन दोनों का प्रोग्राम इस तरह से फाइनलाइज हुए थे
कि हमको दोनों के एक साथ मंच पे लाने की प्रयास किया, लेकिन दोनों का प्रोग्राम एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो नेचुरली काफ़ी लीडर्स ने प्लेटफॉर्म शेयर किया। मैंने तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे जी के साथ 2 रैलियाँ ने मैंने पार्टिसिपेट किया। हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका भी आए थे रैली में। तो वैसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें हमारी एक साथ हो गई थी, लेकिन एक मीटिंग होने का थोड़ा, राहुल जी ने तो 2 दिन काफ़ी अच्छा दौरा किया और उसने अपील भी किया कि डीएमके कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट करे। अलग सा वीडियो भी निकाला था और हर मीटिंग ने उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर स्टैलिन को काफ़ी प्रेज भी किया था। जिस तरह से वो बीजेपी उसको कंट्रोल करना चाहती थी, वो कंट्रोल उसने करने को नहीं दिया और उसने कंटिन्यूसली बीजेपी से फाइट किया। उसका भी उल्लेख राहुल जी ने काफ़ी ज़ोर से किया। कितनी सीटें सर कांग्रेस पार्टी और डीएमके का ये जो अलायंस है आपका, इसको कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इस बार मिलेगी? जनता का समर्थन कैसा मिलेगा? मजबूत अलायंस आपका और होकर उभरेगा या आपको लगता है एक एज पर? नहीं, जो फीडबैक हमें मिला कि हमारा जो परफॉर्मेंस रहा, सरकार का जो डेवलपमेंट रहा और जो नीतियाँ रही, और हमने लगभग 21 अलग अलग पार्टीज एक साथ आके पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ा है, तो उम्मीद है कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बन जाएगा। बिल्कुल चौधांकर साहब उम्मीद कर रहे हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जो है सरकार कांग्रेस और डीएमके का जो अलायंस है वहाँ पर वो बनाएगा तमिलनाडु में। कैंपस शिशिर के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। एक सर ये मर्जर वाले सर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो गए, अब रिफ्लेक्ट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बीजेपी की स्ट्रेंथ में करने लगी है। आप कुछ आपत्ति बता रहे हैं 10th शेड्यूल को लेकर के, क्या आपकी आपत्ति है? देखो, 10th शेड्यूल जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, उसका जो मकसद था वो है डिफेक्शन रोकना, ना कि डिफेक्शन को सपोर्ट करना। कि जिस ढंग से उन्होंने मर्जर किया है और दिखाया है, ऐसा लगता है कि 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ वो डिफेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। 10th शेड्यूल क्या बोलता है? 10th शेड्यूल बोलता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो सकती है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो मर्ज करना चाहते हैं, उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारी पार्टी हम इस पार्टी में मर्ज करना चाहती है। एक बार वो डिसीजन होता है तो उसका दूसरा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि पार्टी के जो विधायक होंगे या एमपीज होंगे, 2/3 को, मिनिमम 2/3 को उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये वैलिड मर्जर बन सकता है। सो ये है एक कंडीशन। इस मर्जर में आम आदमी की पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं भी ऐसा नहीं देखा मैंने कि उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी हम बीजेपी में मर्ज करेंगे। तो इस पॉइंट से ये मर्जर इलीगल होता है, ये मर्जर हो ही नहीं सकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो स्पीकर, जिसको चेयरमैन है राज्यसभा का, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, जो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो एक जज जैसा होता है। इसको संविधान में कहीं भी उनको पावर नहीं है इस मामले में, इस मैटर को मर्जर एक्सेप्ट करना और मर्जर कर देना, किसी भी इस मामले में उसको 1% भी पावर नहीं है उसका। उसके पास ये पावर है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। प्रोसेस भी लेड आउट किया है कैसे 2 पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। स्पीकर का रोल तभी आता है कि एक बार मर्जर होता है तो उस मर्जर में अगर किसी को आपत्ति है कि कोई विधायक डिस्क्वालीफाई होता है, तो ही वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन स्पीकर के सामने जब कोई डालता है, तभी स्पीकर का एक्टिव होता है, स्पीकर का रोल शुरू होता है। जब तक कोई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन स्पीकर के सामने या चेयरमैन के सामने नहीं लाता है, तब तक स्पीकर का साइलेंट रहना। स्पीकर को एब्सोल्युटली कोई भी पावर 10th शेड्यूल में भी नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है उसमें भी नहीं है, इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें मर्जर के लिए उसको ऑथोरिटी है।